दो नदी के बीच तीन बहू की तीन तरह की खेती। सुबह से इस भरी गर्मी में काम करते करते तो मेरा पूरा चेहरा घमौरियों से भर गया है। सच में मेरी जिंदगी शादी के बाद ऐसी हो जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। अब ये सब सोचना छोड़ो, जल्दी जल्दी सब अपने अपने हाथ चलाओ। दोपहर का खाना भी खिलाना है सबको। दरअसल तीनों बहुएं दो नदियों के बीच एक छोटे से टापू पर रहती थीं, जिसे मनहूस टापू के नाम से जाना जाता है। तीनों बहुएं बिना बिजली, बिना कम पैसों में गर्मी सहते हुए सभी जरूरतों का ध्यान रखती हैं। इसी तरह दोपहर को जब वो सभी को खाना खिलाती हैं। अरे लगता है मेरे दोस्त का फोन आ रहा है, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा। अरे हाँ, मुझे भी एक काम याद आ गया है, मैं जा रहा हूँ। जब मेरे बेटे यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी। वैसे भी मेरा खाना हो गया है, मैं भी जा रही हूँ, तुम तीनों भी खाना खा लो। इसी तरह सभी लोग वहाँ से एक एक करके चले जाते हैं और बहुएं खाना खाने बैठती हैं। शादी के बाद सोचा था जिंदगी सुधर जाएगी, बड़ा परिवार होगा, खुशहाली होगी, लेकिन सारे सपने टूटकर बिखर गए। सच में ऊपर से चीजें सुधरने की जगह और बिगड़ती ही जा रही है। अब बातें करके क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। शादी के पहले के सारे सपने तो कांच के टुकड़ों की तरह चूर चूर हो ही गए हैं। अब उम्मीद लगाकर क्या फायदा। तीनों बहुएं खाना खाते वक्त आपस में बातें करती हैं और फिर घर के कामों में लग जाती हैं। इसी तरह फिर रात को जब तन्वी किचन में रखा आटे का डिब्बा खोलकर देखती है, माँ जी इसमें का आटा कहाँ है, अब मैं रोटियाँ कैसे बनाऊं? इस तरह से मुझसे क्या पूछ रही है? आटा नहीं है तो मैं क्या करूं? इतना कहकर प्रभावती देवी वहाँ से चली जाती हैं और तभी दोनों बहुएं वहाँ आती हैं। देवरानी जी इस तरह चिल्लाकर कोई फायदा नहीं है। आटा नहीं है तो क्या हो गया, हम चावल ही बना लेते हैं। हाँ, भूखे रहने से अच्छा है कि गीले चावल और नमक ही खा ले, कम से कम पेट को तो राहत मिलेगी। ये सोचकर तीनों बहुएं मिलकर गीले चावल बनाती हैं और सभी को नमक के साथ गीले चावल खिलाती हैं और रात को छत पर बैठकर आपस में बातें करती हैं। आटा भी खत्म हो गया है और चावल भी ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, न जाने अब खाना कैसे बनेगा। दीदी यही हमारी परीक्षा की घड़ी है, आप परेशान मत होइए। हमने फूल बेचकर जो पैसे इकट्ठा किए थे वो किस दिन काम आएंगे। अरे हाँ, पिछले महीने जब हमने फूल बेचे थे तब तो ये देखिए दीदी, सारे फूल बेचकर पूरे 1000 रुपए मिले हैं। मतलब फूल के पौधे लगाना हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। लेकिन ये खुशी अब अपने घर वालों के साथ नहीं बांट सकते। अगर हमारे पतियों को पता चलेगा कि हमारे पास पैसे हैं तो वो सब जुआ और शराब में उड़ा देंगे। ठीक है दीदी, आप चिंता मत कीजिए, इसके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे और ये सारे पैसे मैं अपनी अलमारी में छुपा कर रख लूंगी। अब वही पैसे हमारे काम आएंगे। कल घर का सारा काम करने के बाद हम मार्केट जाएंगे और राशन का सामान खरीद लेंगे। तीनों बहुएं छत पर बात करते हुए गर्मी की वजह से छत की खुली हवाओं में ही सो जाती हैं और फिर अगली सुबह उठकर तन्वी रसोई में चावल भिगोने लगती है। कितनी गरीबी झेलनी पड़ती है अगर पति का साथ ना हो तो। वहीं आराध्या बर्तन धो रही होती है। बर्तन धोने का साबुन भी खत्म हो गया है, न जाने कैसे दिन आ गए। सभी अपने अपने काम में लगी होती हैं। तभी नताशा अपने कमरे में जाकर अलमारी खोलती है। अरे मेरे सारे पैसे कहाँ गए, अब घर का राशन कैसे आएगा? दीदी, देवरानी जी, आप दोनों यहाँ आइए, पैसे चोरी हो गए। ये सुनते ही सभी दौड़कर कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। दीदी ध्यान से देखिए, वहीं कहीं होंगे। हे भगवान, सारे पैसे कहाँ चले गए? ये तो गरीबी में आटा गीला होने वाली बात हो गई। तभी वहाँ नशे में धुत अभिषेक आता है। मुझे पता है पैसे कहाँ गए, जरूर तेरे पति ने जुए में उड़ा दिए होंगे। आप पीकर आए हैं? ना, बिल्कुल नहीं, मैंने पी नहीं है जी, मैंने पी नहीं है। हाँ जी, मैंने पिला दी गई है जी, पिला दी गई है। अभिषेक बुरी तरह से जमीन पर लेट जाता है। तभी नीरज आता है। आपने पैसे चुराए हैं क्या मेरी अलमारी से? सच सच बताइए, झूठ मत बोलिएगा। नीरज कुछ नहीं कहता है और उसकी चुप्पी से नताशा को जवाब मिल जाता है। आपको जरा सी शर्म नहीं आती है? घर में खाने के पैसे नहीं है और आप जुए में उड़ा रहे हैं। शायद मैंने सच में गलती कर दी, मुझे पैसे नहीं लेकर जाने चाहिए थे। तभी वहाँ गुस्से में प्रभावती आती है। अरे इतने तेवर क्या दिखा रही है? पैसे पति ने ही लिए हैं, किसी और ने नहीं। मम्मी जी पैसे लेने की वजह से नहीं चिल्ला रहे हैं, पैसे बर्बाद करने की वजह से चिल्ला रहे हैं। ना जाने अगले जन्म में कौन सा पाप किया था जो ऐसा घर खानदान मिला है। ऊपर से मम्मी जी का बोलना भी बंद नहीं हो रहा। सारे पैसे भी खत्म हो गए, भाड़ में जाए, अब मैं नहीं बना रही कुछ। सच में इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या करें, चलकर सो ही जाते हैं। तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं, जिसे देखकर प्रभावती चौखट पर बैठकर ताने मारना शुरू कर देती हैं।
देखो देखो, पति ने 2 रुपए क्या ले लिए, ऐसा तमाशा फैला रखा है कि इंसान भूखे मर जाए। सारा काम छोड़कर कमरे में जाकर बैठ गई है। अरे पैसे गायब होने पर अपने पति पर इल्जाम लगा रही है, कैसी पत्नी है। अगर थोड़े पैसे ले भी लिए हैं तो क्या हो गया, बच्चा है, गलती हो जाती है। प्रभावती देवी की किचकिच सुनकर तीनों बहुएं परेशान होकर किचन में जाती हैं और बर्तन पटकते हुए खिचड़ी बनाती हैं। दीदी मैंने चावल धो दिए हैं, आप दाल धोकर डाल दीजिए। तीनों बहुएं मिलकर सिर्फ नमक हल्दी वाली खिचड़ी बनाती हैं और ले जाकर प्रभावती के सामने रख देती हैं। ये लीजिए, खाइए खाना और भगवान की दया से चुप हो जाइए। कम से कम हमें सुकून की सांस तो लेने दीजिए। खाना तो वैसे भी रूखा सूखा ही खाते हैं। तन्वी, इन सब में मम्मी जी की कोई गलती नहीं है, आइंदा उनसे ऐसे बात मत करना। आराध्या की बात सुनकर तन्वी चुपचाप वहां से चली जाती है। सभी भूखे ही अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, निकलो घर से बाहर, वरना मैं अंदर आया तो बहुत बुरा होगा। धनीमल की बातें सुनकर प्रभावती बाहर आती है। हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। भाई क्या समय चाहिए तुम्हें? हाँ, अभी जवान बेटे पैसे कमा नहीं रहे हैं, बूढ़े हो जाएंगे तो कौन सा अंबानी बन जाएंगे। धनीमल की तेज आवाज सुन तीनों बहुएं साथ ही उनके पति घर के बाहर आते हैं। देखो कैसे आ गए मुंह उठाकर, आंखों में थोड़ी शर्म नहीं है? तुम्हारे तीनों बेटों से ज्यादा अच्छा काम तो मेरे खेत के बैल करते हैं। अब मैं क्या बोलूं, बात तो ये सच ही है। जब पहले काम आया करता था तो सब कहते थे कि अरे माँ, ये छोटे मोटे काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ मैं। अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करूँगा, बड़ा। न जाने कब करेगा तू कुछ बड़ा। और नीरज, तूने जो काम शुरू किया था उसका क्या हुआ? अरे माँ, वो काम मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने बीच में ही उसे अधूरा छोड़ दिया। जो काम मुझे नहीं पसंद मैं वो नहीं करता। और माँ, आपको तो पता ही है ना, आपका छोटा बेटा इस दुनिया का दूसरा अंबानी बनने के लिए पैदा हुआ है। आप मुझसे काम की उम्मीद ही मत करना। अंबानी का तो पता नहीं, स्टेशन पर भीख मांगने लायक जरूर बना दिया है इसने। तभी तीनों बहुएं सामने आती हैं और हाथ जोड़कर विनती करती हैं। धनीमल जी, हमें माफ कर दीजिए। एक बार हम पर विश्वास करके हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए। इस तरह तमाशा मत कीजिए। हाँ धनीमल जी, आप हम पर विश्वास कीजिए। हम आपके पैसे चुका देंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वैसे भी तुम्हारे पति तो पैसे देने का नाम ही नहीं लेते। कम से कम तुम पैसे देने के लिए हामी तो भर रही हो। लेकिन याद रखना भाई, ये आखिरी मौका है। उसके बाद मनहूस टापू पर तुम्हारा बना हुआ घर भी नीलाम कर दूंगा मैं। इतना कहकर धनीमल वहां से चला जाता है और तीनों बहुएं वापस घर के अंदर जाती हैं। और तभी नताशा अपने कमरे में जाकर गुस्से में आकर नीरज से कहती है, करवा ली अपनी बेइज्जती। वो तो इस टापू के अगल बगल कोई रहता नहीं है, वरना आज समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते तुम हमें। तुम बड़ी भाभी मत बनो यार। वो तो भैया की इज्जत करती नहीं है, लेकिन याद रखना तुम्हें मेरी इज्जत करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ तन्वी भी गुस्से में जमीन पर बैठे अपने पति से कहने लगती है, आपकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। पाई पाई के लिए तरसना पड़ता है। तो क्या चाहती है तू? मैं अपने हाथ पैर काट कर तुझे दे दूं? मनहूस कहीं की, निकल जा मेरे नजरों के सामने से। तभी तरुण गुस्से में आकर खड़ा होता है और तन्वी का गला पकड़कर दीवार में लगा देता है। छोड़िए छोड़िए, मुझे सांस नहीं आ रही, छोड़िए। माँ, भाभी। तन्वी की आवाज सुनकर दोनों बहुएं दौड़ी दौड़ी आती हैं और तरुण का हाथ छुड़वाती हैं। देवर जी, पागल हो गए हैं क्या आप? अपनी पत्नी पर कोई हाथ उठाता है? भाभी आप ज्यादा मत बोलिए, मुझे बहुत अच्छे से पता है भैया भी आपको मारते हैं। इतना कहकर तरुण वहां से चला जाता है और तीनों बहुएं फूट फूट कर रोने लगती हैं और एक दूसरे को सहारा देते हुए एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। इसी तरह फिर एक रात तीनों बहुएं एक छोटे से कमरे में बैठी होती हैं। बारिश इतनी तेज हो रही होती है कि छत से पानी टपक रहा होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस घर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? ऊपर से हमारे जो पति है वो भी नालायक है और हमारा घर भी 2 नदियों के बीच है। क्या ही कर सकते हैं हम यहाँ। तभी तन्वी तुरंत एक गहरी सांस लेकर खड़ी होती है। अब जो काम इस घर के मर्द नहीं कर पाए वो औरतें करेंगी। देवरानी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? दीदी, क्यों ना हम तीनों बहुएं मिलकर अपने घर की गरीबी दूर करें और छोटा बिजनेस शुरू करें। लेकिन फिर घर कौन संभालेगा? घर की भी तो जिम्मेदारियां हैं। हम मिलकर घर की जिम्मेदारी और बाहर का काम दोनों संभाल सकते हैं
और वैसे भी ये वक्त टूटने का नहीं बल्कि हिम्मत बांधकर आगे बढ़ने का है। हम एक नहीं बल्कि 3 हैं। तन्वी की आवाज में जोश देख तीनों बहुएं उठकर खड़ी हो जाती हैं। हाँ तन्वी, शायद तुम सही कह रही हो। अब हम तीनों मिलकर इस घर की परेशानियां दूर करेंगे। मेरे पापा खेती करते थे, धान उगाते थे, मुझे खेती का अच्छा खासा नॉलेज है। फिर तो मेरी माँ भी फल बेचा करती थी और मुझे भी फल उगाने आते हैं। और फिर ये मौसम भी तरह तरह के फलों का है। फिर तो मेरे पापा भी लकड़ियों का काम करते थे, पानी में खेती करना ही उनका काम था। मैं भी इस चीज की शुरुआत कर सकती हूँ। तो फिर तैयार हो जाओ, हम तीनों कल से अपनी स्ट्रगल वाली जिंदगी शुरू करेंगे। देवरानी जी, ऐसा मत कहिए, हम तीनों साथ हैं और साथ मिलकर इंसान वो भी कर सकता है जो उसके बस में ना हो। आज से हम एक दूसरे का हाथ बटाएंगे और साथ देंगे। तीनों बहुएं अपनी आंखों में उम्मीद की किरण लिए सो जाती हैं और फिर अगली सुबह जल्दी उठकर अपने अपने काम पर लग जाती हैं। नताशा झाड़ू लगाने लगती है, आराध्या खाना बनाने लगती है, वहीं तन्वी रात के जूठे बर्तन धो रही होती है। दीदी जल्दी सारे काम कर लेते हैं, फिर हमें आज से हमारी असली जिंदगी की शुरुआत करनी है। हाँ, बस एक बार ये घर के काम खत्म हो, फिर बाहर जाकर अपनी गरीबी को भी मिटाना है। पता है तुम दोनों को मेरा बचपन कितनी गरीबी में बीता है। पापा सब्जी बेचा करते थे, अगर बारिश में कभी सब्जी भीग कर खराब हो जाया करती थी तो घर में खाना नहीं बनता था। तो दीदी आप लोग खाते क्या थे? माँ कभी हम लोगों को दूध पिला देती थी, लेकिन खुद हमेशा भूखी रहती थी। हमारे घर में तो टमाटर भी एक मेहमान के रूप में आया करते थे। आराध्या की बात को सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर घर के बाहर दलदल के पास जाती हैं। हाँ, भले दलदल हो लेकिन धान उगाया जा सकता है। मतलब इस दलदल में भी हम धान की खेती कर सकते हैं। तभी वहाँ आराध्या का देवर तरुण आता है। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हैं इस दलदल के पास खड़ी होकर? देवर जी, मैं सोच रही थी क्यों ना इस दलदल में धान की खेती कर लूं। अगर धान अच्छे हो गए तो बेचकर कर्ज चुका देंगे। क्या इस दलदल में? भाभी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ तो भैंसे भी नहीं आती, आप तो फिर भी इंसान हैं। देवर जी, यहाँ धान उगाने के लिए भैंस की नहीं पानी की जरूरत है। ये सुनते ही तरुण चुप हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वाह दीदी, क्या जवाब दिया आपने, तो बोलते ही बंद कर दी। अच्छा वैसे आप ये बताइए कि अब हम तीनों अलग अलग खेती कहाँ करेंगे? मैं इस दलदल में खेती कर लूंगी, वैसे भी मुझे धान ही तो उगाना है। हाँ, और मैं पहाड़ पर कर लूंगी क्योंकि फल तो ऊंचाइयों पर ही उगते हैं। फिर तो ये नदी ही बची है, अब मुझे यही खेती करनी पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पापा लकड़हारे थे, उन्होंने मुझे लकड़ियों के साथ इस तरह खेलना सिखाया है कि मैं नदी में भी खेती कर सकती हूँ और लकड़ी से कुछ भी बना सकती हूँ। ठीक है, तो फिर तय रहा, कल से हम लोग अपनी अपनी खेती करना शुरू कर देंगे। पहले शुरुआत मैं करूंगी, फिर नताशा और फिर तन्वी, ताकि अचानक से सारा लोड ना आ जाए। ये फैसला लेकर तीनों बहुएं अगले दिन से खेती करने का ठान लेती हैं और फिर अगली सुबह 4 बजे आराध्या अकेले दलदल में उतरती है और उसका पैर नीचे की तरफ धंस जाता है। आह माँ! आराध्या के पैर में जोंक चिपक जाते हैं और आराध्या की आवाज सुनकर दोनों बहुएं दौड़े दौड़े आती हैं। अरे संभल कर दीदी, ध्यान से। अरे दीदी, आप ठीक तो है? तन्वी और नताशा तुरंत दलदल में उतरती हैं। तुम दोनों रुक जाओ, ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है, हिम्मत दिखाने का है। मैं आगे जा रही हूँ, एक एक करके मुझे चीजें पास करना, मैं बीज बो दूंगी। इतना कहकर आराध्या आगे बढ़ती है, उसके पीछे पीछे नताशा और फिर तन्वी भी आगे आती है और तीनों एक दूसरे का साथ देते हुए हाथ बटाती हैं। ये लीजिए धान के बीज, आप जेठानी जी को दे दीजिए। हाँ हाँ, जल्दी दो, एक बार ये काम खत्म हो जाए फिर छुट्टी मिलेगी। अरे तुम दोनों बातें क्या कर रही हो? चीजें पास करो और जल्दी बीज दो मुझे। दीदी मैं भी थोड़ा आगे आ जाऊं, ज्यादा मदद हो जाएगी। अरे नहीं नहीं तन्वी, तुम पीछे रहो, तुम छोटी हो, मैं और नताशा मिलकर ये काम कर लेंगे, तुम बस सामान पकड़ाओ। इस तरह तीनों एक दूसरे को सामान पास करके काम करती हैं और रात होते होते वापस अपने घर लौटती हैं। और तभी तन्वी की नजर नताशा और आराध्या के लाल सूजे हुए पैरों पर पड़ती है। दीदी ये पैर है या लाल आलू? अरे देवरानी जी, आप चिंता मत कीजिए, ये कल तक ठीक हो जाएंगे। तीनों इतना कहकर हंसती हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। लेकिन आधी रात को आराध्या के पैरों में दर्द होने लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। इतना दर्द अब सहन नहीं हो रहा, कल फिर उसी दलदल में जाना है। हे भगवान, लेकिन मैं इस तरह टूट नहीं सकती, मुझे हिम्मत रखनी पड़ेगी, आखिरकार मैं घर की बड़ी बहू हूँ। आराध्या रो रही थी कि तभी प्रभावती हाथों में तेल की कटोरी लेकर आती हैं और चुपचाप आराध्या के पैरों में लगाने लगती हैं। अरे मम्मी जी, आप छोड़ दीजिए मेरे पैर। कोई बात नहीं, पैर ही तो छुए हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा।
लेकिन मम्मी जी, देख बहू, ये सारी चीजें हैंडल करना आसान नहीं है। ये सारे काम छोड़ दे और चुपचाप घर संभाल। लेकिन मम्मी जी, अगर मैं हार मान जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा? छोड़ दे तू अपनी ये जिद। आखिरी बार कह रही हूँ, मुझसे नहीं देखी जा रही ये सारी चीजें। प्रभावती आराध्या को बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आराध्या हार नहीं मानती। और फिर इसी तरह अगले दिन दूसरी बहू नताशा भी अपना काम शुरू कर देती है। एक बार बस बहुत सारा पानी पहाड़ पर चढ़ा लूं, फिर शायद फल उगाना आसान हो जाएगा। नताशा नदी से पानी लाकर पहाड़ पर चढ़ने लगती है और तभी पैर फिसलने की वजह से वो अचानक गिर जाती है। माँ, नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। नताशा की चूड़ियां टूटने की वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वो जैसे तैसे उठकर वापस घर पहुंचती है। तभी पोछा लगा रही तन्वी और सफाई कर रही आराध्या की नजर नताशा पर पड़ती है। अरे आप ठीक तो है ना? इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी? और हाँ, कल से आप अकेले नहीं जाएंगी, हम भी आपके साथ जाएंगे। हाँ, और चलिए, मैं भी आपके हाथों में पट्टी करती हूँ। इतना ज्यादा खून बह रहा है, हमें बुला लिया होता बाहर, हम आ जाते। और वैसे भी अकेले आपको जाने की क्या जरूरत थी? इतना कहकर तन्वी नताशा के हाथों में पट्टी करती है और फिर अगले ही दिन तीनों बहुएं पहाड़ पर पानी चढ़ाने जाती हैं। अगर तीनों एक ही काम करेंगे तो काम होने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा और हमें चोट भी आ सकती है। हाँ, हमें काम बांट लेना चाहिए। मैं नदी से पानी ले लूंगी, आप ऊपर पहुंचा दीजिएगा। और नताशा दीदी को पहाड़ों की जानकारी है, वो पहाड़ के ऊपर अपना काम शुरू कर देंगी। हाँ, ये सही रहेगा। और वैसे भी अगर 2 हाथ की जगह 6 हाथ हो तो काम जल्दी होगा। इतना कहकर नताशा तुरंत पहाड़ पर चढ़ती है। तन्वी नदी से पानी भरती है और आराध्या रस्सी से लटकाकर ऊपर तक पानी पहुंचाती है। ऊपर इस तरह लटक कर रहना कितना मुश्किल है। ऊपर से पसीने की चिपचिपाहट की वजह से हाथ भी फिसल रहा है। दीदी, आप नीचे आ जाइए, मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ। वैसे भी मैं आप सबसे छोटी हूँ और पतली भी। इतना कहकर तन्वी पहाड़ पर चढ़ती है और आराध्या पानी पहुंचाती है। इस तरह तीनों घंटों तक पहाड़ पर खेती करने के लिए पानी ऊपर पहुंचा रही होती हैं। तभी कुछ औरतें वहां से गुजरती हैं और वो तन्वी को रस्सी पर लटका देखती हैं। अरे बहू, वो पहाड़ है, पहाड़। वहाँ की जमीन खोद कर तुझे फल नहीं बल्कि सांप मिलेंगे, सांप। और ये तन्वी बहू को देखो ना, कैसे छिपकली की तरह पहाड़ पर लटकी है। अगर हाथ फिसल गया ना तो मुंह के बल कब गिर जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर दोनों पड़ोसन हंसने लगती हैं। तभी नताशा सबकी हिम्मत बढ़ाती है। तो क्या हो गया? अगर पहले सांप निकल गया तो उसे ही छाव दे दूंगी, लेकिन पहाड़ तो खोद कर रहूंगी। नताशा की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। अब इसी तरह 2-3 दिन बीतते हैं और सभी अपने अपने अलग अलग काम में लग जाते हैं। तभी तन्वी पहाड़ से मटके में पानी ले जाते वक्त गिर जाती है और मटका फूट जाता है। मेरा मटका टूट गया, मेरा पानी खराब हो गया, सारा पानी गिर गया। अब मुझे फिर से पानी लाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, मटका ही तो टूटा है, तुम्हें तो चोट नहीं आई ना? तुम ठीक हो ना? दीदी, मुझे भी बहुत चोट लगी है, लेकिन फिर भी पानी गिर गया, गिर कर बह गया, अब क्या होगा? अरे पगली, पानी के लिए रो रही है? ये मेरा मटका ले जा, मैं दूसरा पानी ले आऊंगी। लेकिन फिर दीदी आप? मेरे धान एक दिन बिना पानी के रह लेंगे, लेकिन तन्वी के चेहरे की मुस्कान देखे बिना मैं कैसे रहूंगी? तन्वी, तू पानी लेकर खुश हो जा। इस तरह रोते वक्त तेरी नाक कबूतर जैसी लगती है। आराध्या की बात सुन सभी रोते रोते हंस पड़ती हैं। इस तरह दिन बीतते हैं और फिर अब बारी आती है तन्वी की, जिसके हाथ जमीन या पहाड़ नहीं बल्कि नदी लगती है, जिससे वो थोड़ा परेशान होकर घर में बैठकर सोचने लगती है। मेरे हाथ ना पहाड़ लगा ना जमीन, मुझे तो नदी मिली है। अब मैं उस पर कैसे खेती करूंगी? अरे हाँ दीदी, हमने तो ये सोचा ही नहीं, अब नदी में खेती कैसे होगी? कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। लगता है अब नदी में ही खेती करनी पड़ेगी। हाँ, और फिर कल चांद पर जमीन भी खरीद लेना। हाँ, सही कहा। जो पैसे मिलेंगे ना खेती करके, उससे चांद पर घर खरीद लेना तुम। अगर जरूरत पड़ी तो वो भी कर लूंगी। आप लोगों की तरह काम से जी चुरा कर तो नहीं बैठूंगी आलसियों की तरह। तन्वी की बात सुन सभी हंस पड़ते हैं और अगले ही दिन तन्वी नदी में खेती करने पहुंचती है। घर वालों को तो कह दिया कि नदी में खेती कर लूंगी, लेकिन कैसे? आइडिया ठीक वैसे ही जैसे पापा नदी के ऊपर लकड़ियों का बांध बनाकर खेती करते थे, और फिर लकड़ियों का बांध बनाना तो मुझे भी आता है। तन्वी तुरंत बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करती है और लकड़ी से लकड़ी जोड़कर बांध बनाने लगती है। ये देखकर पहाड़ पर चढ़ी नताशा कहती है, तन्वी, तुम्हें देखकर मुझको बहुत डर लग रहा है। अब लग रहा है कि तुमसे ज्यादा आसान तो मेरा ही काम है। तभी दलदल में धंसी आराध्या कहती है,
सच में अगर हम लोग गिरे तो बच तो जाएंगे, लेकिन अगर इतनी बड़ी नदी में आप गिर गई तो कैसे बचेंगी? दीदी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और फिर बिना रिस्क लिए लोग पैसे नहीं कमा पाएंगे। हम कामयाबी को कैसे हासिल करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं गिरूंगी। इतना कहकर तन्वी लकड़ियों के सहारे लटककर एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी को जोड़ रही थी, जिसमें उसका पूरा दिन चला जाता है। और फिर अगले दिन, ये लीजिए मम्मी जी आपका खाना, और आप लोगों के लिए मैंने सत्तू घर में रख दिया है, आज इसी से काम चला लीजिएगा। हाँ हाँ, अभी सत्तू पी लेंगे और फिर बाद में तुमने जो नदी में खेती की है ना, उन पैसों से चांद पर घर भी खरीद लेंगे। देखिए आप ना, छोड़ तन्वी, लोग हम पर हंसेंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आराध्या की बात सुनकर तन्वी साथ ही नताशा तीनों घर के बाहर जाती हैं और तन्वी फिर से नदी के ऊपर लकड़ियों के सहारे खेती शुरू कर देती है। कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है और पसीने की वजह से लकड़ियां भी फिसल रही है। कितना मुश्किल हो रहा है, कहीं मैं गिर। तन्वी ये सोच रही थी कि तभी छपाक से नदी में गिर जाती है, जिसे देखकर पहाड़ पर चढ़ी नताशा तेज आवाज में चिल्लाती है, अरे देवरानी को कोई बचाओ, बचाओ उसे, कोई बचाओ, वो नदी में गिर गई है। नताशा की आवाज सुनकर वहां से आते जाते लोग रुक जाते हैं और आराध्या दौड़ी दौड़ी नदी के पास आती है। हे भगवान, मुझे तैरना नहीं आता, अब देवरानी जी को कैसे बचाऊं? ये क्या हो गया? जब देवरानी इतनी पागल हो ना तो उसे मर जाने देना चाहिए, और वैसे भी नदी में कभी खेती होती है क्या? आप लोग एक दूसरे को ताना मारना बंद करके मेरी देवरानी को बचाइए। सभी लोग बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। तभी नदी के अंदर से हाथ में घास पकड़े तन्वी कमर तक पानी के ऊपर आती है। अरे दीदी, इतना परेशान मत होइए, अगर डूब भी गई तो मछलियाँ सोचेंगी नया शिकार आया है। मतलब आपको तैरना आता है? हाँ, और नहीं तो क्या तैरना, मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है जो नदी में खेती करूंगी। तन्वी की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। तीनों बहुएं खून पसीना एक करके अपनी जान की बाजी लगाते हुए मेहनत करती हैं। कभी तीनों मिलकर धान की खेती संभालती तो कभी फल की और कभी नदी की। तभी एक दिन बाजार में, आखिरकार चोरी किसने की? अगर मिल गया ना वो इंसान तो उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे चोर पकड़ा गया। वो कहते हैं ना, चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता। ये है असली चोर। ऐसा कहकर राजेश अभिषेक को आगे की तरफ धक्का दे देता है और अभिषेक जमीन पर गिर जाता है। अरे इन्हें तो गांव से निकाल फेंकना चाहिए। पूरे गांव का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। आज छोटी चोरी की, कल बड़ी चोरी करेंगे। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। और फिर एक दिन हमारे गांव का नाम सुरेश नगर से चोर नगर बन जाएगा। अरे इसे मार मार कर अधमरा कर दो ताकि दोबारा चोरी करने के लिए हाथ ही ना उठे। वैसे भी अपनी पत्नियों पर बोझ बनकर बैठा है ये। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। सभी अभिषेक को मारने की धमकी दे रहे होते हैं। तभी भीड़ में खड़ी एक औरत ये खबर जाकर तीनों बहुओं को बताती है। अरे अरे सुनो सुनो, पता है तुम्हारे पति को लोग बाजार में पकड़कर चोरी के इल्जाम में मार रहे हैं। हम यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वो हमारा नाम डुबा रहे हैं। हे भगवान, कहीं उन्हें चोट न लग जाए। दीदी, हमने अभी तक जितने पैसे जमा किया है वो सब ले जाकर गांव वालों को दे देते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। इतना कहकर तीनों बहुएं सारे पैसे इकट्ठा करती हैं और दौड़ते हुए मार्केट पहुंचती हैं। भाई साहब, छोड़ दीजिए, अब ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। हम आपके चोरी किए हुए सारे पैसे चुका देंगे। आप बस इन्हें माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इन्हें। तीनों बहुएं गिड़गिड़ाने लगती हैं और गांव वालों से बचाकर अपने पति को घर लेकर आती हैं। तू है तुम तीनों पर, तुम्हारी वजह से तुम्हारी तीनों पत्नियों को गांव वालों के सामने नाक रगड़ निपट रही है। मैं तुम लोगों का हमेशा साथ देती आई, लेकिन असलियत में तो अगर बहुएं नहीं होती इस घर में तो ये घर ना होता। तुम लोग सिर्फ पैदा हुए हो, घर बहुओं ने संभाला है। तीनों बेटे चुपचाप सारी बातें सुनते हैं और आंखों में शर्म लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर अगली सुबह, मम्मी जी, हम खेती करने जा रहे हैं। रुक जाओ तुम तीनों, आज से हम भी तुम्हारे काम में मदद करेंगे। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब हमारी वजह से तुम लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं। नहीं तन्वी, सच में हमें बहुत बुरा लग रहा है यार, हमें माफ कर दो प्लीज। मेरे ख्याल से हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए। इन्हें इनकी गलती का एहसास है। आज से ये भी हमारे काम में मदद करेंगे। आराध्या की बात सुनकर पूरे घर में एक बार फिर से खुशी का माहौल बन जाता है और तीनों बहुओं के साथ तीनों पति भी काम पर निकल जाते हैं।
धान अभी काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं। मैं जाकर पानी लेकर आती हूँ, आप थोड़ा खाद इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है। आराध्या पानी लेने चली जाती है और अभिषेक पहली बार दलदल में उतरकर धान बोता है। वहीं दूसरी तरफ, तुम मुझे एक काम समझा दो, मैं लकड़ियों पर चढ़कर खेती कर लूंगा, तुम मत जाओ, तुम गिर गई तो। आप अभी आए हैं, मैं ये काम न जाने कितने दिन से कर रही हूँ, आप परेशान मत होइए। तन्वी आगे आगे जाकर नदी में खेती करती है। तरुण भी तन्वी के पीछे पीछे जाता है। वहीं पहाड़ पर मटके लेकर जैसे जैसे नीरज चढ़ रहा होता है, मन कर रहा है इन मटकों का पानी खुद ही पी जाऊं। कितनी गर्मी है बाबा। अरे ओ अगले जन्म के प्यासे, सच में पानी मत पी जाना, वरना फिर से पानी लेने नीचे जाना पड़ेगा। ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और इस तरह तीनों पति अपनी पत्नियों का साथ देते हैं। तभी एक रात तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश में तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नदी में की गई खेती, दलदल में उगाए गए धान, सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हम हिम्मत नहीं हार सकते, हमें घर बचाना होगा। इतना कहकर नताशा मिट्टी के घर को लकड़ी से कवर कर ऊपर बड़ा कारपेट रख देती है, जिससे पानी घर के अंदर नहीं आता। और तीनों बहुएं एक एक करके किनारे का कारपेट पकड़कर खड़ी हो जाती हैं। तभी हवाएं और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। दीदी जोर से पकड़िए, वो चौथा कोना खुला हुआ है। हम 3 हैं, कोना 4, कहीं ना कहीं से पानी तो जरूर आएगा। अब हम इसे कैसे रोके? तभी तीनों बहुओं के पति भी आगे बढ़ते हैं और घर को बचाने में बहुओं की मदद करने लगते हैं। पहली बार घर को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि घर में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक परिवार रहता है। हमारी आंखों पर बंधी पट्टियां तुम तीनों ने खोल दी हैं। अब हम इस घर को कुछ नहीं होने देंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन दीदी इस बारिश में हमारी खेती खराब हो जाएगी। ये वक्त घर को बचाने का है, खेत को नहीं। सभी खेती को लेकर बहुत परेशान होते हैं, लेकिन अगली सुबह का माहौल देखकर सब हैरान रह जाते हैं। दलदल में धान उग गए होते हैं, पहाड़ पर छोटे छोटे फल नजर आने लगते हैं और नदी में बोए बीज अंकुरित होने लगते हैं। दीदी हमारी मेहनत रंग ला रही है, आपके धान कितने ज्यादा सुंदर उग रहे हैं। तन्वी, ये मेरा नहीं बल्कि हमारा धान है, हम सब की मेहनत और लगन का नतीजा है। आराध्या की बात सुन सभी खुश हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे मेहनत और विश्वास की वजह से कुछ महीनों में तीनों बहुओं की अलग अलग तरह की खेती सक्सेसफुल होती है। वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। वैसे आपको पता है, शहर से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है, जिससे जिसका खेत पसंद आएगा वो उसे खरीद लेगा। क्या सच में? फिर तो हम उन्हें अपना खेत भी दिखाएंगे। हाँ हाँ जरूर। वैसे भी तुम्हारी खेती चाहे जैसी भी हो, लेकिन यूनिक बहुत है, क्या पता उन्हें पसंद आ जाए। इतना कहकर शीतल वहां से चली जाती है और फिर अगले दिन टापू के पास एक बड़ा जहाज आकर रुकता है और उसमें से एक बड़े बिजनेसमैन निकलते हैं, जो दलदल में उगे सुनहरे हरे रंग के धान, रंग बिरंगे फल और आकर्षित करने वाली खेती को देखकर हैरान रह जाते हैं। 2 नदियों के बीच 3 बहुओं की 3 तरह की अलग अलग खेती, वो भी इतनी यूनिक। आई रियली इम्प्रेस्ड। क्या आपको हमारी खेती पसंद आई? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। खास करके तुमने नदी में जो खेती की है वो तो सबसे हटकर है और बहुत ज्यादा यूनिक भी है। मैं 2 गुने दामों में इन्हें खरीदना चाहता हूँ। क्या सच में आप अब हम तीनों की खेती खरीदेंगे? हाँ, क्यों नहीं। इस गांव में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी खेती आप तीनों की है। अगर आप चाहो तो मेरे साथ मिलकर बिजनेस भी कर सकती हैं। मैं आपको 2 गुने पैसे दूंगा। ये सुनते ही तीनों बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपने घर वालों की सहमति के साथ तीनों बहुएं बिजनेस की डील फाइनल करती हैं। और फिर 2 महीनों के बाद तो भाई ये हुआ आपका पूरा कर्ज चुकता। हमने कहा था ना, आप हमें बस थोड़ी मोहलत दे दीजिए। तभी वहां प्रभावती देवी आती हैं और ये सब देखकर तीनों बहुओं को गले से लगा लेती हैं। सच में बहू, अगर तुम तीनों ना होती तो ना जाने आज इस घर का क्या होता। तुमने सिर्फ पैसे नहीं कमाए हैं बल्कि रिश्तों को सुधारा है। पहली बार पूरा घर खुशियों से चमक उठता है और सास बहू साथ में खड़ी होती हैं। तभी बाहर कुछ गांव वाले आते हैं, जिनकी आवाज सुनकर पूरा परिवार बाहर आता है। भाई आज तुम तीनों बहुओं ने मिलकर औरतों को आगे बढ़ाने और बहुओं को घर के साथ ही बाहर की जिम्मेदारी संभालने की सीख दी है, और ये सब कुछ इस टापू की वजह से हुआ है। इसलिए आज से इस टापू का नाम मनहूस टापू नहीं बल्कि बहुओं का टापू कहा जाएगा। ये सुनते ही सभी के चेहरे चमक उठते हैं। बहुओं के पैरों में सूजन, हाथों में छाले होने के बावजूद चेहरे पर जीत की रौनक होती है, साथ ही अपने पतियों को सुधारने की खुशी भी।